हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय और आज हम करने वाले हैं बेसिक साइंस ऑफ फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है मेटल्स एंड एलॉयज। अगर आप डिप्लोमा के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज। अब देखो, मेटल्स एंड एलॉयज में मेटल्स के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मेटल्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको मैंने इस चैप्टर में इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि मैंने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की अलग वीडियोस बनाई है। तो इसको मैंने ऑलरेडी यू एकेडमी के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होता है तो आप यू एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड एलॉयज। तो यहाँ पर गिवन है, देखो, अ फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड एंड नोबल गैसेस occur in free state while others in combined forms in the earth crust। अब देखो, बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनके दो टाइप्स में डिवीजन होता है। एक तो फ्री स्टेट में होते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, मतलब कंबाइंड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, मतलब कि ऐसे नहीं मिलता है ना कि कहीं पे भी हम जाएंगे और मेटल खरीद लेंगे। वो माइनिंग करके निकाला जाता है अर्थ के क्रस्ट में से। तो जब भी निकालते हैं तो दो टाइप में ही मिलेंगे, एक तो फ्री स्टेट में मिलेंगे या फिर कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। तो फ्री स्टेट वालों का नाम गिवन है कि नोबल गैसेस होते हैं, गोल्ड, सल्फर और कार्बन। और इसके अलावा जो भी होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, किसी न किसी के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। तो उसको अलग अलग प्रोसेस से सेपरेट करना पड़ता है और उसमें से मेटल निकालना पड़ता है। The extraction and isolation of an element from its combined form involves various principles of chemistry। तो उनको एक्सट्रैक्ट एंड आइसोलेट करने के लिए केमिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, ऑकरेंस कैसा होता है उनका। अभी बताया कि फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट क्या होता है? एलिमेंट्स आर वेरी लो रिएक्टिव इन नेचर, दे आर नॉट कंबाइंड विद एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉन मेटल्स। तो ये होता है फ्री स्टेट वाले। इसके ऑपोजिट आएंगे कंबाइंड स्टेट। जैसे देखो, elements are highly reactive in nature. They combine with air, moisture, carbon dioxide and non-metals। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री स्टेट में अगर हम गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो गोल्ड को अगर मैं एयर के साथ रख दूं, मतलब कि ऐसा फ्री में रख दूं, तो उसका रिएक्शन होगा? नहीं होगा। मॉइस्चर अगर होगा तो गोल्ड को कुछ फर्क पड़ने वाला है, इफेक्ट होगा उसके ऊपर? कुछ भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं होती है, या फिर कोई भी नॉन मेटल ले लो उसके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इसको बोलते हैं फ्री स्टेट, जो कि किसी के भी साथ रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, सिर्फ उसकी जो कंडीशन होती है इनिशियल उसके ऊपर ही टिका रहता है। उसको बोलते हैं फ्री स्टेट। अब यहाँ पर देखो, कंबाइंड स्टेट में गिवन है ना कि एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, दे कंबाइंड विद एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉन मेटल। तो इसके अंदर मैं लूंगा आयरन, लोहा। अगर उसको एयर में थोड़ी देर, मतलब ज्यादा कुछ देर तक रखो तो वो क्या हो जाता है, कोरोजन चढ़ जाता है उसके ऊपर। या फिर वाटर के साथ भी, मॉइस्चर मतलब क्या आता है, वाटर ही होता है उसके अंदर कंटेंट। तो इसका भी कोरोजन हो जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद कोई भी नॉन मेटल आएगा, उसको आयरन के साथ रिएक्ट करवा दो तो वो टेक पार्ट करेगा। तो ये दो फॉर्म होते हैं, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। ठीक है। अब देखो, ऑक्योरेंस के बारे में बोला है, एलिमेंट्स आर वेरी इन एबंडेंस। अब ये वर्ड है वेरी, वेरी मतलब डिफरेंट, डिफरेंट अमाउंट में। तो सभी के सभी जो मेटल है वो एक ही परसेंटेज के अमाउंट में नहीं मिलेंगे ना। जैसे कि सपोज यहाँ पर 8.3 गिवन है, तो सभी मेटल 8.3% में ही थोड़ी मिलेंगे, कम ज्यादा मिलेंगे। इसमें देखो, अमोंग मेटल्स एल्यूमिनियम इज द मोस्ट abundant, इट इज थर्ड मोस्ट abundant element in the earth's crust। It is a major component of many igneous minerals including mica and clays। तो जितने भी मेटल्स है उनमें से
जो एल्यूमिनियम है वो क्या है, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, उसका परसेंटेज क्या है, और वो भी अप्रोक्सीमेटली है 8.3%। ठीक है। उसके बाद आयरन दिया, आयरन इज द सेकंड मोस्ट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, इट फॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स एंड देयर वेरियस यूजेस मेक इट अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इट इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एज वेल। तो आपको ही पता होगा एल्यूमिनियम और आयरन ये दोनों हम कितना ज्यादा इस्तेमाल करता है हमारे डेली लाइफ में, जिसमें से जो आयरन है वो क्या है, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट है, और एल्यूमिनियम क्या है उसके बाद वाला, मतलब थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट आएगा। ठीक है। अब देखो जनरल टर्म्स दिए हैं ना, तो ये चैप्टर में हमें ये 5 टर्म्स देखने हैं, जिसमें से मिनरल्स, गैंग, फ्लक्स, स्लैग एंड ओर्स आएगा। तो मिनरल क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब कि अगर हम माइनिंग करेंगे तो उसमें से सबसे पहला जो एलिमेंट, मतलब एक कोई भी हम थिंग बोल सकते हैं, तो वो थिंग क्या है मिलेगी, मिनरल मिलेगी। तो उसके ऊपर हम प्रोसेस करेंगे, तो उसको ओर में कन्वर्ट करेंगे, ओर के बाद फिर उसके ऊपर कुछ प्यूरिफिकेशन करेंगे, और प्यूरिफिकेशन के बाद मेटल निकलेगा। उसके बाद गैंग दिया है, देखो गैंग मतलब मैट्रिक्स है, उसमें अनवांटेड अर्थ इम्प्यूरिटी उसका नाम है। उसके बाद फ्लक्स है, मतलब इम्प्यूरिटी रिमूवर बोलते हैं इसको, और उसके बाद स्लैग है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स। उसके बाद ओर, जिसको वन बाय वन भी देखने वाले। तो अब देखो, उसके पहले क्या है, मेटलर्जी के बारे में क्यों बने, मेटलर्जी मतलब क्या होता है। तो आपको ये समझना है कि मेटलर्जी मतलब एक पूरी प्रोसेस का नाम है। जैसे कि अर्थ के क्रस्ट में हम माइनिंग करेंगे, उसमें से कुछ मटेरियल निकालेंगे, उस मटेरियल में हमें पता चल जाएगा कौन सा मेटल प्रेजेंट है। अब वो कितने परसेंटेज में है और उसके साथ कौन सी इम्प्योरिटीज लगी है ना, तो उसको निकालने की प्रोसेस क्या है, उसमें क्या क्या कंटेंट डालना पड़ेगा, केमिकल, वो एसिडिक है या बेसिक है, ये सब चूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा प्योर मेटल। तो ये पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है। ये क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। तो जैसे सपोज कि कोई सब्जी है, सब्जी बनानी है ना, तो सब्जी बनाने के लिए फिर हम घर बाजार से लेके आते हैं घर पे, फिर उसके बाद उसमें देखते हैं कितने कंटेंट वो निकालते हैं ना, अनवांटेड सब्सटेंस निकाल देते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद फिर उसको प्रोसेस बाय स्टेप करते हैं, उसमें क्या क्या डालना पड़ेगा, तो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है वो सब्जी खाने लायक। तो उसको बोलते हैं ना सब्जी प्रोसेस, तो वो एक टाइप से मेटलर्जी है सब्जी की। वैसा ही मेटल की मेटलर्जी होती है, तो उसमें प्रोसेस कर करके हम प्योर मेटल बनाते हैं। देखो, the process of extracting of metals from their ore in pure forms is called metallurgy. The extraction and isolation of metals from ores involved some major steps. तो उसमें कुछ स्टेप्स गिवन है, जैसे कि देखो फर्स्ट स्टेप है क्रशिंग ऑफ ओर्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ओर्स टू मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिफाइनिंग, या फिर उसको प्यूरिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो ये सब हम सेकेंड वीडियो में देखने वाले हैं। आज तो हमारा सिर्फ जनरल टर्म्स देखने का इरादा है, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है। अब देखो इसमें आएगा मिनरल्स, ये फर्स्ट टर्म है, the natural substances in which metals occur either in native state or combined state in are called minerals। ठीक है। अब देखो, दो नेचुरल सब्सटेंस है, मैंने अभी बताया कि हम माइनिंग करेंगे, तो अर्थ के क्रस्ट में हम गड्ढा बनाएंगे, उसमें से जो पहला कंटेंट निकलेगा, पहला मटेरियल निकलेगा, उसको मिनरल बोलेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस। Minerals, which are naturally occurring chemical substances in the earth's crust obtained by mining। ठीक है। तो all mineral are not ores, पूरे सबके सब मिनरल है वो और नहीं है, लेकिन मिनरल में भी सिंगल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो मिनरल दो टाइप्स में हो सकते हैं, एक तो सिंगल फॉर्म में आ सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है। अब मिनरल देखो कैसे लिखा है, कंबाइंड स्टेट ऑफ मिनरल प्लस गैंग इज इक्वल टू प्योर। तो गैंग के बारे में हम बताएंगे, गैंग क्या होता है, इम्प्यूरिटी होता है, मतलब कि जब भी हम मिनरल निकालेंगे तो मिनरल के साथ कुछ ना कुछ अनवांटेड इम्प्यूरिटीज भी आएगी, उसको बोलते हैं गैंग। तो इसको अगर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल सकता है। तो कुछ एग्जांपल ऑफ
मिनरल गिवन है, जैसे कि जिंक और सल्फर। तो जिंक सल्फाइड में से हमें क्या निकालना होगा, जिंक निकालना होगा। मेटल को प्यूरिफाई करना है, इसमें से भी जिंक निकलेगा। अब यहाँ पे KCl दिया है ना, FeS, इसमें भी आयरन निकलेगा FeS2 में से। अब देखो नेक्स्ट में क्या आएगा, गैंग या फिर मैट्रिक्स के बारे में मैंने अभी बताया। तो ये क्या होता है, अर्थ इम्प्यूरिटीज, मतलब कि अर्थ की इम्प्यूरिटी होती है ना, तो कौन से फॉर्म में हो सकती है वो, रॉक, स्टोन या फिर सैंड। देखो, the ore is generally associated with earthly impurities like sand, rocks and stones etc, which are known as gangue or matrix। तो जब भी मिनरल बाहर निकलेगा उसके साथ इम्प्यूरिटीज रहेगी, तो वो इम्प्यूरिटीज का नाम होता है गैंग। तो वो कौन से फॉर्म में हो सकती है, या तो सैंड के फॉर्म में हो सकती है, रॉक के फॉर्म में, या फिर स्टोन के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पर दिया है देखो, मैट्रिक्स मतलब गैंग प्लस फ्लक्स दिया है। अभी इसमें क्या ऐड किया है, फ्लक्स ऐड किया है। तो फ्लक्स ऐड करने के बाद क्या हो जाता है, स्लैगिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और लास्ट में हमें स्लैग मिलता है। वो क्या होता है, बोल्टन स्टेट में होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। देखो, गैंग इज एन अनवांटेड इम्प्यूरिटीज या फिर अनवांटेड मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन और विथ मेटल। तो मेटल का यही काम है कि जब भी हम उसको अर्थ में से निकालेंगे तो उसके साथ इम्प्यूरिटी ही रहेगी, तो वो इम्प्यूरिटी मतलब गैंग रहेगी। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, ऊपर से केमिकल डालेंगे, उसका नाम होता है फ्लक्स। उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। देखो, फ्लक्स मतलब इम्प्यूरिटी रिमूवर। तो जो भी इम्प्यूरिटी हमने देखी अभी गैंग के फॉर्म में, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें उसमें एक मटेरियल डालना होता है, केमिकल मटेरियल, उसका नाम होता है फ्लक्स। ठीक है, those chemicals which combined with gang of high melting point and change them in product of low melting point। देखा कि इम्प्यूरिटी को अगर रिमूव करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स डालेंगे, तो केमिकल्स फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो गैंग होती है मतलब इम्प्यूरिटी, उसको रिमूव करने का काम करने वाले। A substance added to the ore to remove the impurities is called flux। अब दे दो टाइप्स के फ्लक्स होते हैं, एक एसिडिक फ्लक्स और दूसरा होता है बेसिक फ्लक्स। तो एसिडिक में गिवन है कि इट इज एडेड टू रिमूव बेसिक इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ओर्स। मतलब कि अगर मैंने कुछ मिनरल निकाले, ठीक है, तो उसमें से जो मिनरल है उसमें बेसिक टाइप के मतलब बेसिक स्टेट वाली इम्प्यूरिटीज है, मतलब फ्लक्स सॉरी गैंग है, बेसिक इम्प्यूरिटी है। तो उसको अगर मुझे रिमूव करना है तो उसका ऑपोजिट लेंगे, एसिडिक फ्लक्स। अगर कुछ मिनरल्स में सपोज एसिडिक इम्प्यूरिटी है तो उसके लिए मैं लूंगा बेसिक फ्लक्स, मतलब ऑपोजिट, उसका कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है ना। अगर मैं बेसिक को रिमूव करूंगा तो एसिडिक फ्लक्स लूंगा, या फिर एसिडिक को रिमूव करूंगा तो मैं बेसिक फ्लक्स लूंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, स्लैग के बारे में बोला है ना, कि स्लैग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैंग एंड फ्लक्स की बने। तो जो इम्प्यूरिटीज थी पहले, वो उसको गैंग बोलते हैं, और दूसरा मतलब फ्लक्स, हमने कुछ केमिकल्स ऐड किए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बनता है स्लैग। ठीक है, combination of gang with flux in ore forms as a fusible material which is called as a slag। तो दोनों का मिलकर जो मटेरियल क्रिएट होगा उसको स्लैग बोलते हैं। यहाँ पर दिया है देखो, the melting point of slag is less than gang। Slag is not soluble in molten metal, being lighter it can be easily skimmed off from the surface of the molten metal। अब आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिल्क होता है, तो मिल्क को हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। जैसे ही उसका हीटिंग का काम खत्म हो जाता है उसको सेटल करते हैं और उसको कूल होने देते हैं। जैसे ही वो कूल हो जाता है तो उसके ऊपर है ना एक परत जम जाती है, वो क्या होती है, क्रीम होती है ना। तो उसको हम इजीली हटा सकते हैं, मिल्क में से क्रीम को हटाना आसान हो जाता है ना, कूल करने के बाद, कुछ प्रोसेस करने के बाद। तो वैसा ही स्लैग का होता है। तो उसमें इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम कुछ केमिकल डालेंगे फ्लक्स के फॉर्म में, तो उसके ऊपर कुछ प्रोसेस की जाएगी, तो प्रोसेस करने के बाद उसको सेटल होने देते हैं। तो मिल्क के ऊपर जैसे क्रीम आती है वैसा ही स्लैग का लेयर क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम इजिली स्किम्ड ऑफ
फ्रॉम द सरफेस ऑफ मोल्टन मेटल कर सकते हैं। और ये ऐसे केमिकल होते हैं ना, ये केमिकल जो मोल्टन स्टेट वाले जो मेटल है उसमें सोल्यूबल नहीं होते, उसमें इनसोल्यूबल होते, इसके वजह से उसको क्रीम की तरह हम निकाल कर फेंक सकते हैं। अभी यहाँ पे नोट गिवन है, all the ores are minerals but not all the minerals are ores, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखो गैंग प्लस फ्लक्स इज इक्वल टू स्लैग दिया है ना, तो ये देखो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है दोनों का, गैंग प्लस फ्लक्स। उसको कूल डाउन करेंगे तो उसमें से दो लेयर आएंगे, तो ऊपर का लेयर होगा स्लैग का, उसको हम निकाल सकते हैं। तो स्लैग में क्या होगी, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी, उसको निकालना नेसेसरी है। अब देखो द चॉइस ऑफ फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ऑन द ओर। ये तो पहले भी बताया कि एसिडिक होंगी या बेसिक होंगी, वो चॉइस के ऊपर डिपेंड है। इम्प्योरिटीज में अगर बेसिक होगा तो हम एसिडिक फ्लक्स लेंगे, और इम्प्योरिटीज में अगर बेसिक होगा तो एसिडिक, एसिड होगा तो बेसिक। ठीक है, इसके बाद ओर्स के बारे में बताएं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मिनरल और ओर। Minerals which can be used to obtain the metal profitably are called ores। तो हम मिनरल निकाल रहे थे अभी माइनिंग करके, तो माइनिंग करके मिनरल निकाला, तो मिनरल में हमें पता है कि कौन सा मेटल होने वाला है, लेकिन मिनरल में से हमें अभी मेटल प्योर फॉर्म में निकालना है, तो उसके लिए कुछ तरीके हैं ना। तो सपोज मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, सपोज कि अगर मुझे आयरन निकालना है तो आयरन के निकालने के 12 तरीके हैं मेरे पास। ठीक है, 12 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उसमें से ऐसे तरीके ढूंढने जो हमें प्रॉफिट दे सके। मतलब कि अगर मैं माइनिंग करूंगा, उसमें से अगर मेरा 1 करोड़ खर्चा निकल रहा है, और जब मैं माइनिंग प्यूरिफिकेशन वगैरह करूंगा तो उसमें से मुझे और ज्यादा खर्चा लगेगा। तो मुझे क्या चाहिए कि सपोज 1 करोड़ से भी कम खर्चे में सब काम हो जाना चाहिए, ऐसा प्रॉफिट निकलना चाहिए, तो ऐसे तरीके ढूंढूंगा ना। तो 12 तरीके से मैं ऐसे तरीके ढूंढूंगा जिसमें से मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले, ज्यादा फायदा हो। ठीक है, उसको मैं अब बताऊंगा। देखो, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड चीपली एंड इजीली, तो वही बोला है कि चीपली या इजीली तरीका देखो। या फिर दिस मिनरल्स फॉर्म्स विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड इजीली एक्सट्रैक्टेड और आर कॉल्ड। तो और का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम मिनरल लेंगे, ठीक है, मिनरल को हम ओर के तरीके से निकालेंगे, उसमें से प्योर मेटल निकलेगा। कि सपोज अभी आयरन है, आयरन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं आयरन, एफ ई। तो एफ ई को निकालने के सपोज मेरे पास 10 तरीके हैं, ठीक है, कितने, 10 तरीके। इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर लो। ये वाला 10 है। तो सपोज मैंने एक कंटेनर निकाला, माइनिंग करके अगर मैंने एक कंटेनर निकाला, तो उस कंटेनर में सपोज कि ऐसा मैंने पूरा अंदाजा लगाया, तो 80% मेटल निकल सकता है एक कंटेनर के, जो क्वांटिटी उसमें से 80% अगर मेटल निकलेगा और 20% इम्प्यूरिटीज निकलेगी, तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। सपोज दूसरा तरीका है, उसमें से भी क्या आ रहा है कि 75% मेटल है और 25% इम्प्यूरिटीज है, और बाकी जो बचे हुए उनमें क्या आ रहा है कि 50% से भी कम मेटल निकल रहा है और बाकी सब इम्प्यूरिटीज निकलेंगी। तो मैं क्या करूंगा, जिसमें 80% और 70% या फिर 75% मेटल निकलेगा, उसको चूज करूंगा। और बाकी लोगों को क्या करूंगा, बाकी जो और से तरीके निकालने के, वो उसको क्या करूंगा मैं, नहीं करूंगा, मतलब वो मुझे ज्यादा कॉस्टली हो रहे हैं ना। तो मैं क्या करूंगा, जिसमें 80%, 85%, 70%, 75% मेटल का कंटेंट है, और कुछ मतलब 20% के अराउंड इम्प्यूरिटीज है, तो उसी को चूज करूंगा। तो वो हो गए ओर के फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये मेटल्स के नाम गिवन है। अब देखो आयरन गिवन है, आयरन, तो उसमें है ना बहुत सारे तरीके बताए मैंने, तो इसमें से उन्होंने सिर्फ माइनिंग करने के लिए 4 तरीके ढूंढे, क्या, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। ये चार है ना, स्टैंडर्ड 8 में भी आपको गिवन है नेम्स उसके। तो ये देखो हेमेटाइट में क्या आएगा, Fe2O3। तो इसमें से है ना Fe2O3 में से ऑक्सीजन को रिड्यूस करना आसान है, तो ये तरीका इजी है। इसमें भी देखो तीनों में क्या आएगा, ऑक्सीजन के फॉर्म की है, और लिमोनाइट में सल्फर का
फॉर्म के होने। तो इसके अलावा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि अगर Fe2O3 में से अगर उनको 80% मेटल मिल रहा है आयरन का, तो वो दूसरा तरीका प्रॉफिटेबल नहीं होगा। जैसे कि मैग्नेटाइट भी 80% दे सकता है, सिडेराइट 80% दे सकता है, तो दूसरे तरीके वो उनको ज्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। इसके वजह से ये और उन्होंने प्रिंसिपल और करके लिखा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का आएगा बॉक्साइड फॉर्म। तो ये भी हो सकता है ना प्रॉफिटेबल है, इसके वजह से बॉक्साइड ही आज तक देखा है, जितने भी 7, 6, 8 स्टैंडर्ड में दिखा होगा तो एल्यूमिनियम का एक ही और दिखाया जाता है, बॉक्साइड। और दूसरा भी है, इसको केओलाइनाइट बोल सकते हैं, ये क्ले के फॉर्म में आ सकता है। कॉपर के बारे में दिया है, इसके भी 4 और से, और जिंक के भी 3 और है। ठीक है, यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद हम करेंगे प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है।